हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र की जो B1 सीरीज चल रही है, पहला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय आय, उसका पार्ट 9 लेकर हम आए हैं। आय का चक्रीय प्रवाह, ये अपने आप में एक पूरा अलग कंसेप्ट है। हमने राष्ट्रीय आय पढ़ी, घरेलू आय पढ़ी, निजी आय, वैयक्तिक आय सभी पढ़ी। राष्ट्रीय आय का चैप्टर लगभग हमने पूर्ण किया। इसमें अब हम लेते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। वैसे नाम से क्लियर है, चक्रीय है मतलब कंटिन्यू, घूम ही रहा है। ये चित्र जो है चक्रीय आय का, ये हमने पहले भी शेयर किया था। उत्पादन, आय और व्यय, ये तीन क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसको समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा परिवार या घरेलू क्षेत्र, जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। दूसरा है फर्म या उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट। और चौथा है विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 क्षेत्र हैं जो हमारे चक्रीय प्रवाह के अंदर हम लेंगे इन्हें। ये चारों क्षेत्रों की क्रियाएं भी हमने यहाँ बताई हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र को हमने माना है कि उत्पादन के साधनों का स्वामी है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, चारों साधनों का मालिक कौन है? घरेलू क्षेत्र। इसके पास ही हैं चारों साधन। अगर किसी को भी चाहिएंगे तो यहीं से किराए पर लेगा। और इसका काम है उपभोग करना। ये साधनों की सेवाएं किराए पर देता है, आय प्राप्त करता है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उस आय से और उपभोग का काम करता है। ये दूसरा क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र। इसका काम है, अब ये तो उत्पादन करेगा तो उत्पादन के लिए साधन तो चाहिए ना, तो साधन जो है वो परिवार से किराए पर लेता है और उत्पादन का काम करता है। तीसरा है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र जो है वो परिवार और फर्म दोनों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है और उत्पादन और उपभोग करता है। चौथा है विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र। ये वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार से हमारे ये 4 क्षेत्र हैं। अब हम बात करें कि ये आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो हम ये देखें, सबसे पहले जैसे वस्तुओं का उत्पादन हुआ। अब उत्पादन हुआ है तो साधन जो आए हैं उत्पादन करने के लिए, सारा उत्पादन बिकेगा तो जो आय प्राप्त होगी वो इन साधनों में ही तो वितरित होगी। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, चारों को आय प्राप्त हो जाएगी। क्या? मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में आय प्राप्त होगी। इस आय को वो व्यय कर देंगे। किस पर? वस्तुओं और सेवाओं पर। जो उत्पादन हुआ उसे खरीदने पर व्यय करेंगे। जब सारी आय व्यय हो गई, अब ये जितना भी व्यय हुआ तो इससे बाजार में डिमांड क्रिएट होती है, फिर से उत्पादन होता है और इस प्रकार से उत्पादन, आय और व्यय, ये प्रक्रिया अनियमित रूप से जारी रहती है। इसे हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। परिभाषा हमने यहां लिखी है, उत्पादन, आय तथा व्यय का निरंतर प्रवाह आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। इसका न तो कोई आदि है और न ही अंत होता है, न प्रारंभ बिंदु है न अंत बिंदु है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आय का नियमित प्रवाह चलता रहता है। एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय बन जाती है। एक क्षेत्र की पूर्ति दूसरे क्षेत्र की मांग बन जाती है। इस प्रकार से अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी आगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे चक्रीय प्रवाह होता है। कुछ मान्यताएं हैं। ये चक्रीय प्रवाह तभी नियमित रूप से चलेगा जब ये मान्यताएं पूरी होंगी। पहली मान्यता है, प्रत्येक क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय व्यय कर देता है। तो कहने का आशय यह है कि कोई बचत नहीं करता है। अब अगर बचत करता है
मान लो कि बचत कर दी, परिवार या फर्म या सरकार किसी ने भी बचत कर दी, तो फिर ये तो लीकेज हो गया प्रवाह में। तो हमने ये माना है कि बाजार में पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट होता है, या इसको वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम बोल दें, या वित्तीय मध्यस्थ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कह दें, जैसे बैंकिंग है, बीमा है आदि जो क्षेत्र हैं। हम ये मानते हैं कि जिस क्षेत्र की भी बचत होगी वो पहले वित्तीय बाजार में ही आएगी, और जितनी बचत इकट्ठी हुई पूर्ण बचत निवेश कर दी जाएगी, अर्थात बचत और निवेश बराबर रहेंगे, तो ही तो नियमित प्रवाह होगा। फिर माना है कि संपूर्ण उत्पादन की बिक्री हो जाती है, कोई भी सरप्लस या अधिशेष नहीं रहता है। जितना भी उत्पादन हुआ अर्थव्यवस्था में सारा तुरंत बिक जाता है, ये हमने माना है। नेक्स्ट है आयात मूल्य और निर्यात मूल्य समान होंगे। विदेशों से जितना भी आयात कर रहे हो और यहाँ से विदेशों में निर्यात कर रहे हो, उनका भी मूल्य समान होगा, तभी नियमित रूप से चक्र चलता रहेगा। ये तो मान्यताएं हैं, वास्तविक जीवन में सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये मान्यताएं किसके लिए हैं? आय के नियमित प्रवाह को समझने के लिए। अब हम लेते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। दो क्षेत्रों में पहले प्रवाह समझेंगे, 3 में समझेंगे, 4 में समझेंगे। पहले हम मान लेते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब वो दो क्षेत्र कौन से हैं? ये क्रम से ही लिखे हैं 4। जब भी हम 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, जब 3 की बात करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 4 की बात करेंगे तो ये चारों। अब हम 2 क्षेत्र कौन से मान लें यहाँ पे? एक तो परिवार जिसको हम घरेलू क्षेत्र कहते हैं, और एक है फर्म जो कि उत्पादक क्षेत्र है। हमने पहले ही बता दिया परिवार के पास क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। उत्पादन के चारों साधन इसके पास हैं। इसका काम क्या है? साधनों को किराए पर देना, साधन की सेवाएं देना। फर्म का काम क्या है? साधन यहां से आएंगे तो वो उत्पादन करेगा, तो फर्म का काम उत्पादन करने का है। तो हम पहले अंदर का ये जो फ्लो है उसको देखते हैं, अंदर के सर्किट को। तो सबसे पहले परिवार से ये जो साधन है वो यहां से ये जा रहे हैं फर्म के पास। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम सब परिवार से कहां गए? फर्म के पास। यहां पर इन्होंने उत्पादन किया। यहां जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, मान लो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं है, मुद्रा नहीं है, केवल वस्तु विनिमय प्रणाली है, तब क्या होगा? तो परिवार ने अपने साधन यहां पर दिए, यहां पर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ इसका उपभोग कौन करेगा? परिवार, क्योंकि इन्होंने अपनी साधन सेवाएं दी हैं, तो बदले में ये रिटर्न क्या देगा? तो इसके पास क्या है? वस्तुएं सेवाएं। तो इन्होंने अपनी साधन सेवाएं यहां पर दी, और इसके बदले में इनका रिटर्न जो है वो फर्म ने वस्तुएं और सेवाएं कहां दे दी? परिवार को। देखिए ये प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह को हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह। ये कहलाएगा कौन सा प्रवाह? ये वास्तविक प्रवाह। क्यों वास्तविक? क्योंकि हमने यहां मुद्रा का नाम नहीं लिया है। हमने ये कहा है कि अगर मुद्रा नहीं हो तो केवल वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, तो ये वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह समझ में आ गया अपने को कि परिवार से साधन जाते हैं फर्मों के पास, वहां काम करते हैं, उत्पादन होता है, तो इन्होंने काम किया, उसके बदले में इनाम या पारिश्रमिक क्या होगा? तो मुद्रा तो है नहीं, तो ये वस्तु और सेवाएं जो बनी हैं वो वापस परिवार को दे देते हैं और ये उपभोग कर लेता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इस प्रवाह को हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि मुद्रा हो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रचलित हो, तो सबसे पहले पेमेंट कहाँ होगा? तो सबसे पहले तो परिवार से साधन कहाँ गए? फर्म के पास। अब फर्म इन साधनों को पेमेंट करेगा, सभी साधनों को भुगतान करेगा। किस रूप में? जैसे भूमि है तो उसको लगान किराया दे देगा, श्रम है उसको मजदूरी दे देगा, पूंजी है पूंजीपति को ब्याज दे देंगे, उद्यमी है उसको लाभ मिल जाएगा। तो सभी साधनों को फर्म के द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। इसको हमने लिखा साधन भुगतान, और इसके रूप क्या है? मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। तो सबसे पहले पैसा फर्म से
परिवार की तरफ जाता है। अब हम बात करें कि पैसा यहां से निकलकर यहां आ चुका है, अब ये पैसा यहां से वापस यहां पहुंचाना है, तो ही तो नियमित प्रवाह होगा। तो ये कैसे होगा? तो जब इन्होंने वस्तुएं और सेवाएं परिवार को दी हैं तो ये फ्री में थोड़ी देंगे, इनको भी तो पेमेंट चाहिए ना। तो जब फर्म से वस्तुएं और सेवाएं परिवार के पास आई हैं तो इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में परिवार जो है वो इसका भुगतान करता है, जिसको हमने लिखा वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय। तो यहां पर देखिए ये मौद्रिक प्रवाह है। कौन सा? ये, इसको हम कहेंगे मौद्रिक प्रवाह, क्योंकि इसके अंदर मुद्रा का प्रवाह हो रहा है। ये मौद्रिक प्रवाह हो गया। हम ये देखते हैं वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे ये सर्किट इस प्रकार से चल रहा है, वास्तविक प्रवाह इस प्रकार से चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में, इसकी विपरीत दिशा में मौद्रिक प्रवाह चलता है। ये वास्तविक प्रवाह हमने लिखा। वास्तविक प्रवाह क्या होता है? तो साधनों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ये साधन यहाँ गए, वस्तु और सेवाएं यहाँ आई। अब बात करें मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो, इसमें क्या होता है? तो साधनों का भुगतान होता है और वस्तु और सेवाओं पर व्यय होता है। इस प्रकार से ये मौद्रिक प्रवाह चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि अगर अभी तो अपन ने ये माना है कि जितना भी आय प्राप्त हुआ सारी आय व्यय कर दी, बचत नहीं की। मान लो बचत करें तो क्या होगा? तो ये बीच में हम यहाँ पर एक पूंजी बाजार ले लेते हैं। हम ये मानेंगे कि अगर बचत हुई तो अर्थव्यवस्था में एक पूंजी बाजार या वित्तीय मध्यस्थ रहते हैं, पूंजी बाजार। ये बचत करेंगे तो ये यहाँ आएगी, यहाँ हम लिख देते हैं ये बचत। कोई भी बचत करेगा तो सबसे पहले ये बचत कहाँ आएगी? पूंजी बाजार में। इनकी बचत है तो ये भी यहाँ आएगी। अब जो टोटल बचत हुई है, दोनों की मिलाकर टोटल बचत इकट्ठी यहाँ हो गई, ये पूरी बचत यहाँ पर निवेश हो जाएगी, ऐसा हमने माना है। तो जितनी भी बचत हुई वो पूर्ण रूप से निवेश हो गई। इस प्रकार से ये हमारा दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रवाह हुआ। अब हम लेते हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तीन क्षेत्र कौन कौन से होंगे? पहला तो परिवार है, दूसरा फर्म और तीसरा सरकार। तीनों की क्रियाएं हमने पहले लिख ही ली हैं। अब हम देखें इसका डायग्राम कैसे बनेगा। कोई क्लिष्ट नहीं है, एक एक रिलेशन, एक एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से रिलेशन देखेंगे, इजी वे में बनता जाएगा। पहले हम वही दो क्षेत्र ले लेते हैं, परिवार और फर्म। यहाँ पर हमने वास्तविक प्रवाह नहीं बनाया है, जटिलता ज़्यादा होने से साधन, वस्तुएं वो अभी छोड़ दिया, हम केवल मौद्रिक क्षेत्र ही ले रहे हैं। तो परिवार का फर्म से क्या रिलेशन है? तो परिवार को पैसा प्राप्त हो रहा है, ये साधन भुगतान के रूप में प्राप्त हो गया और इस पैसे को परिवार ने वापस फर्म को दे दिया। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है पूरी, पहले वाले डायग्राम जैसी ही। इसी प्रकार पूंजी बाजार में इसकी बचत आ गई, इसकी बचत आ गई और ये पैसा यहाँ निवेश हो गया। अब हम जोड़ रहे हैं सरकार, सरकारी क्षेत्र जोड़ रहे हैं। अब अपने को ये देखना है कि सरकार का परिवार से क्या रिलेशन है, फिर हम देखेंगे सरकार का फर्म से क्या रिलेशन है, और सरकार का पूंजी बाजार से तो वही रिलेशन है। सरकार की बचत होगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से सरकार को आवश्यकता होने पर सरकार उधार लेती है। अब लेते हैं सरकार का परिवार के साथ। परिवार के पास साधन है, ये साधन अपनी सेवाएं यहाँ सरकार को देती हैं। जैसे मैं श्रमिक हूँ, मैं टीचर हूँ, सरकार को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तो सरकार मुझे वेतन दे रही है ना। तो परिवार से जो साधन सेवाएं दी जाती है सरकार को, तो सरकार ने परिवार को क्या दिया? साधन भुगतान। ये पैसा सरकार के पास आ गया, ठीक है ना। साधन भुगतान के रूप में सरकार ने पेमेंट कर दिया किसको? परिवार को। इसके अलावा छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, ये सारे हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, ये भी सरकार जो है वो परिवार को करती है। तो सरकार से परिवार की ओर दो तरह से पैसा आ रहा है, साधन भुगतान के रूप में, हस्तांतरण भुगतान के रूप में। अब आप ये देखिए ये पैसा वापस सरकार के पास कैसे जा रहा है? तो हम क्या देते हैं सरकार को? टैक्स। तो परिवार जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा वापस दे रहा है, ठीक है ना। तो परिवार से टैक्स के रूप में पैसा जाता है
और साधन भुगतान और हस्तांतरण भुगतान के रूप में 2 रूपों में पैसा वापस आ रहा है। ये पैसे का आना जाना परिवार और सरकार का हो गया। अब हम लेते हैं फर्म। फर्म के पास क्या है? वस्तुएं और सेवाएं। तो सरकार को भी जरूरत होती है, सरकार बिल्डिंग बनाती है, रोड बनाती है, डैम बनाती है, उनको भी ईंट, सीमेंट, आयरन वगैरह सभी चाहिए। तो सरकार फर्म से वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये लिखा वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, ये सरकार से पैसा आ गया फर्म के पास। इसके अलावा सरकार जैसे परिवार को हस्तांतरण भुगतान देती है तो सरकार फर्म को अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। तो ये अनुदान के रूप में और वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में 2 प्रकार से पैसा फर्म के पास आया। अब फर्म ने सरकार को क्या दिया? टैक्स। ठीक है ना। अब देखिए आप, दोनों सरकार को टैक्स देते हैं और एक प्रकार से दे रहे हैं और 2 प्रकार से पैसा आ रही। अपन ने याद ऐसे रखें, सरकार एक हाथ से ले रही है, 2 हाथ से दे रही है। दोनों टैक्स दे रहे हैं तो दोनों के पास क्या है? उनका पेमेंट देख लो। इनके पास साधन है, साधन भुगतान, इनके पास वस्तु और सेवाएं, तो उस पर व्यय हो गया। इसको फ्री का पेमेंट दोनों को मिल रहा है, यह हस्तांतरण भुगतान, यह अनुदान। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हुआ। अब अपन सोच रहे हैं कि यार ये मौखिक बात हो गई, लेकिन थ्योरी में, नोट्स में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? तो इसमें हमेशा एक एक क्षेत्र को लेकर उसके आय व्यय को थ्योरी में लिखना पड़ता है। एक शॉर्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए परिवार। अब परिवार देख लो आप, यहां परिवार के जितने भी कनेक्शन हैं उसको आप प्राप्तियां और भुगतान के रूप में लिख लो। प्राप्तियां, परिवार को कहां कहां से पैसा प्राप्त हो रहा है वो लिखिए। 1, फर्म से साधन आय के रूप में प्राप्त हो रहा है। 2, सरकार से साधन आय भी प्राप्त हो रही है और हस्तांतरण प्राप्तियां भी हो रही है। बस ये होगी प्राप्तियां परिवार की। अब भुगतान, परिवार भुगतान कहां कहां कर रहा है? एक तो फर्म को भुगतान कर रहा है वस्तु और सेवाओं पर व्यय के रूप में, और सरकार को कर के रूप में भुगतान हो रहा है। हो गया ये नई टेक्निक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो ज्यादा थ्योरी हमको लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे ये परिवार है, ऐसे बी में आप लिख लें फर्म, तो उसमें क्या लिखोगे? फर्म की प्राप्तियां कहां से हो रही है? तो एक तो परिवार से वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्तियां, इसके बाद सरकार से वस्तु और सेवाओं पर व्यय के रूप में और अनुदान के रूप में प्राप्तियां। ये फर्म की प्राप्तियां हो गई। अब फर्म का भुगतान, फर्म कहां कहां पेमेंट कर रहा है? तो परिवार को साधन भुगतान और सरकार को कर का भुगतान। इसी प्रकार तीसरा सी में सरकार लिख लें। सरकार को प्राप्तियां, तो परिवार से टैक्स प्राप्तियां, फर्म से भी टैक्स की प्राप्तियां। ठीक है। और सरकार के भुगतान, तो परिवार को साधन भुगतान और हस्तांतरण भुगतान, फर्म को वस्तु और सेवाओं पर व्यय के रूप में भुगतान और अनुदान के रूप में भुगतान। ये हमको नहीं लिखना है। ये बचत, निवेश, ये पूंजी बाजार है, इसको हमको यहाँ डिटेल में नहीं लिखना है। अब हम लेते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। अब हम लेते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो 3 क्षेत्र तो पहले थे ही हमारे, परिवार, फर्म और सरकार। चौथा क्षेत्र है विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र या शेष विश्व, जिसको हमने यहाँ लिया है। अब ये जरूर ध्यान रखना कि पुराने जो हमने 3 क्षेत्रीय प्रवाह पढ़ रखा है पुराना, वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना है। अब हमको केवल यही समझना है कि जो चौथा क्षेत्र हमने जोड़ा है उसका परिवार, फर्म, सरकार से क्या रिलेशन हमको यहाँ पर शो करना है। अब परिवार के पास क्या है? साधन है ना। तो साधन अपनी सेवाएं विदेशों में अगर देते हैं तो इन्हें साधन भुगतान के रूप में प्राप्तियां हो जाएंगी। ये लिखा है विदेशों से, ये एरो देखें परिवार की तरफ जा रहा है, साधन भुगतान के रूप में भी जा रहा है। और हस्तांतरण भुगतान, मान लो विदेश में से हमारे पास कोई गिफ्ट आ रहे हैं परिवार की ओर, तो ये हस्तांतरण भुगतान कहलाएगा। ठीक है ना। तो विदेशों से परिवार की तरफ 2 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, एक तो साधन भुगतान के रूप में, एक हस्तांतरण भुगतान के रूप में। इसी प्रकार परिवार विदेशों से आयात करता है, मान लो कोई वस्तु और सेवाओं का आयात करता है, तो उसका जो पेमेंट करेगा वो ये परिवार से पैसा जा रहा है विदेश में, यह आयात का भुगतान। इसी प्रकार फर्म के पास वस्तुएं हैं तो फर्म वस्तुओं का निर्यात करती है और आयात भी कर सकती है। तो आयातों का भुगतान कौन कर रहा है? फर्म। ये आप जरूर ध्यान रखना कि यहाँ भुगतान या प्राप्तियां अगर अपने को लिखना है, एरो देखना आप, तो एरो से ही मालूम पड़ेगा पैसा कहां से कहां जा रहा है। इसको हम
एक के हिसाब से भुगतान तो दूसरे के हिसाब से प्राप्तियां भी लिख सकते हैं, लेकिन एरो ध्यान में रखना है कि फर्म अगर आयात करता है विदेशों से तो आयातों का भुगतान के रूप में पेमेंट करेगा फर्म विदेश को। विदेशी क्षेत्र जो है वो निर्यातों का भुगतान, जैसे फर्म ने निर्यात किया है तो फर्म की तो प्राप्तियां होंगी और इसका भुगतान होगा, तो निर्यातों का भुगतान और हस्तांतरण भुगतान भी होगा। विदेशी क्षेत्र से फर्म को भी गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकते हैं, अनुदान आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, तो ये हस्तांतरण भुगतान। तो विदेशी क्षेत्र से फर्म की ओर निर्यातों के भुगतान के रूप में और हस्तांतरण भुगतान के रूप में राशि जाती है और आयातों के भुगतान के रूप में वापस फर्म से विदेशी क्षेत्र की ओर जाती है। यहाँ क्लिष्टता थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने अभी सरकार के लिए ये एरो नहीं बनाया है। एक एरो सरकार की तरफ जाएगा और एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। हम लिख सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड इन गवर्नमेंट अकाउंट और पेमेंट मेड ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, कि सरकार के खाते में विदेशों से प्राप्तियां और सरकार के खाते से विदेशों को भुगतान, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसको देखकर हमें घबराना नहीं है, हमको केवल दो जो क्षेत्र हैं उनका आपस में ही रिलेशन ध्यान रखना है और उनका आप बनाते जाओ। एक साथ पूरा स्ट्रक्चर मत बनाओ। दो क्षेत्र ले लिए, उनका दोनों का बना दिया, तीसरा जोड़ दिया, तीसरे का इससे और इससे रिलेशन बना दो, फिर चौथा जोड़ दिया, उसका इससे और इससे रिलेशन बनाओ। इस प्रकार से चक्रीय प्रवाह मिल जाएगा। अब हम यहां पर लेते हैं क्षरण और भरण, इससे रिलेटेड है। इंग्लिश में इसका वर्जन देखें, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। आप एक कल्पना करिए, एक गोल पाइप है या हमारे घर के ऊपर जो टंकी रखी हुई और नीचे नल है। टंकी में दो नल हैं, एक पानी चढ़ाता है और एक पानी निकालता है। यदि पानी जो नल चढ़ा रहा है और जहां से निकल रहा है वो बराबर साइज के नल हैं और दोनों को एक साथ चालू रखते हैं तो टंकी का लेवल एज इट इज मेंटेन रहेगा। यहां पर देखें एक चित्र बनाया है, ये बीच में मैंने पानी की तरह डॉट डॉट कर रखा है, यहाँ ऊपर मैंने लिखा है भरण, मतलब यहां से इंजेक्शन होगा और नीचे लिखा है क्षरण, यहां से लीकेज होगा। अगर लीकेज और इंजेक्शन नहीं हुए तो ये पानी एज इट इज उस पाइप में घूमता रहेगा और लेवल मेंटेन रहेगा, आय का नियमित प्रवाह होता रहेगा। लेकिन यदि लीकेजेस हुए तो हम ये मानते हैं ये जितना पानी लीकेज हो रहा है उसको बाल्टी में इकट्ठा करते हैं, फिर इंजेक्शन में भर भर के वापस इस पाइप में छोड़ देते हैं, तो जितना लीकेज होता है वापस वो पानी इंजेक्शन यहाँ कर देते हैं, तो वो लेवल एज इट इज मेंटेन रहता है। ये क्या होता है क्षरण और भरण इकोनॉमिक्स में कैसे? चलो पानी के पाइप में तो समझ में आ गया। हम ये देखें कि लीकेज जो है, क्षरण जो है, वो ऐसे चर जो आय के प्रवाह में कमी करते हैं। आय के प्रवाह में कमी करने वाले चर को हम लीकेजेस या क्षरण कहते हैं। हम देखेंगे अभी कौन कौन से चर लीकेज कर रहे हैं। और भरण इंजेक्शंस वे चर जो आय के प्रवाह में वृद्धि करते हैं। तो आय के प्रवाह को कम करने वाले चर क्षरण कहलाते हैं, आय के प्रवाह को बढ़ाने वाले चर जो हैं वो भरण कहलाते हैं। अब इस डायग्राम से समझें कौन कौन से लीकेजेस हैं। जैसे बचत, सबसे पहला लीकेज में बचत। यदि परिवार बचत नहीं करता तो वस्तु और सेवाओं पर ज़्यादा खर्चा करता, तो सिस्टम में पैसा बना रहता। दूसरा है टैक्स, यदि सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता तो हम ज़्यादा खर्चा कर पाते, तो ये भी एक प्रकार का लीकेज है। तीसरा है आयात, विदेशों से हम आयात कर रहे हैं तो हमारा पैसा विदेशों में गया, लीकेज हुआ, वो वहां नहीं जाता तो हम ज़्यादा खर्चा करते। तो तीन हमारे लीकेजेस हैं, एक तो सेविंग, एक है टैक्स और तीसरा है इंपोर्ट आयात। अब हम बात करते हैं भरण कौन कौन से हैं, इंजेक्शन कौन कौन से हैं। जैसे ये लीकेज हुए तो इंजेक्ट भी तो हुआ होगा, जैसे सरकार को टैक्स दिया तो सरकार ने वापस व्यय भी तो किया है, जैसे बचत हुई तो वापस निवेश के रूप में सिस्टम में पैसा वापस आया है। तो एक एक लीकेज का इंजेक्शन देखते हैं। बचत जो लीकेज है उसका इंजेक्शन है निवेश आई। टैक्स लीकेज है अगर तो उसका इंजेक्शन है सरकारी व्यय, सरकार वापस व्यय भी तो कर रही है, सरकार वापस पैसा दे रही है, यह इंजेक्शन है। आयात अगर लीकेज है तो उसका इंजेक्शन है निर्यात, तो हमने जब निर्यात किए
तो वो पैसा वापस आया भी तो है। तो ये तीनों इंजेक्शन हैं और ये तीनों लीकेज हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एस, टी और एम, मतलब तीनों लीकेज इक्वल टू आई, जी और एक्स, तीनों इंजेक्शन, मतलब टोटल लीकेज इक्वल टू टोटल इंजेक्शन। जितना लीकेज हुआ है उतना ही वापस इंजेक्ट कर दिया जाए तो आय का नियमित प्रवाह होता रहेगा, कोई कमी वृद्धि नहीं होगी। यदि एस टी एम लेस देन आई जी एक्स, मतलब लीकेज कम है, इंजेक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा? मतलब पानी निकल तो कम रहा है और आ ज़्यादा रहा है, तो क्या होगा? फ्लो बढ़ेगा, तो इसमें आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होगी। तीसरा है एस टी एम ग्रेटर देन आई जी एक्स, मतलब लीकेज ज़्यादा है, इंजेक्शन कम है, पानी निकल ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है, क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी, है ना? मतलब आय के चक्रीय प्रवाह में कमी आएगी। ये हमारे क्षरण और भरण की प्रमुख अवधारणा थी। आय का चक्रीय प्रवाह जो है उससे रिलेटेड सारी बातें लगभग पूर्ण हो गई हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।